हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्कैंडल्स और गाइस। आज मैं आपके साथ एक वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे मेरी प्यारी सी गुलाब यानी कि रोज़ S7B ऑथर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वन शॉट है जिसमें टॉप हमारा लवांगजी है और बॉटम हमारा विभूषण है। लवांगजी एक अल्फा है, विभूषण एक ओमेगा है। ये एक वंक्शन स्टोरी है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उन्होंने पोल के दौरान मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी उस FF की, क्योंकि उनके पास लिखने का टाइम नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो चाहती हैं कि मैं इस स्टोरी को सुनाऊँ। तो आई होप मैं आपकी स्टोरी के साथ जस्टिस कर पाऊँ। तो चलो गुलाबो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी शुरू होती है विभूषण, जो कि बचपन में जब वो टीनेज उम्र का था ना, लगभग 12-13 साल का था, उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। यहाँ पर विभूषण जो था ना, वो अपने माता पिता से बार बार जिद कर रहा था कि उसे ना मूवी हॉल जाना है, मूवी हॉल जाना है। उस दिन बारिश भी बहुत थी और उसके माता पिता का वो इकलौता बेटा था, इसलिए वो लोग ना उसे अपने साथ मूवी हॉल ले जाने के लिए उसकी ज़िद के लिए मान जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर ना लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि वो लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर उनकी गाड़ी पर गिर जाता है और उसके माता पिता जो आगे की तरफ बैठे हुए थे उनकी जान चली जाती है। और विभूषण ना इस हादसे को विटनेस करता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में ना बोल ही नहीं पाता। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बचपन से गूंगा हो, लेकिन वो सदमा उसके जहन में ऐसा बैठ जाता है कि उसके बाद उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखता है ना। तो वो चिल्लाता है हेल्प के लिए, रोना भी चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता, उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। और उस दिन के बाद से उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गूंगा हो गया था। जब वो टीनेज उम्र में था ना, तो उसे उसकी मासी यानी कि मैडम यू ने अडॉप्ट कर लिया था। मैडम यू उसकी मासी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। विभूषण जो था ना, वो एक ओमेगा था। और यहाँ पर जो मैडम यू थे उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, जिसमें से उनकी जो एक थी बेटी जो कि ओमेगा थी, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, अच्छी खासी 21 साल की थी। और उनका एक बेटा था जो कि एक 18 साल का था, और विभूषण 12 साल का होता है। विभूषण ओमेगा था, इसलिए उसको वो लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर पहले तो जो जंगचा था ना, वो कॉलेज जाता था तो विभूषण को स्कूल छोड़ देता था, विभूषण को स्कूल से ले आता था अपने कॉलेज के टाइम पे, या कभी जियांग यानली ले आया करती थी। लेकिन फिर ना जियांग यानली जब 20 साल की हो गई थी, तो उसकी ऑलरेडी शादी की उम्र हो गई थी। वो लोग पहले देखते हैं और उसकी शादी कर देते हैं जिन फैमिली के अंदर, जहाँ पर जियांग यानली बहुत खुश होती है और आगे चल के उसके बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ओमेगा थी। फिर जो जंगचा था ना, वो उम्र में बड़ा था, 18 साल का था। और फिर जब वो 23-24 का होता है ना, तो उसकी भी शादी हो जाती है और विभूषण की तब तक स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी। और विभूषण की जब स्कूलिंग ख़त्म होती है ना, मतलब वो टीनेज था, 12-13 साल का था जब वो इस घर में आया था, और अब लगभग उसके 5 साल हो चुके थे। और अब ना वो 18 साल का हो गया था, उसकी 12th हो गई थी। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, क्योंकि जंगचा की अपनी फैमिली थी, उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो अब विभूषण को लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकता था। तो जियांग फैमिया भी मतलब विभूषण को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, वो ओमेगा था, बहुत फ्रजाइल सा, कमज़ोर सा था। और इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम ना विभूषण के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर देते हैं, जो उसको हर जगह लाने ले जाने में उसे कहीं ना कहीं आसानी होगी, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो कोई उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी, विभूषण के लिए ये चीज़ें इसलिए की जा रही थी क्योंकि विभूषण के पेरेंट्स ने ना विभूषण के नाम ना बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई थी, और अगर विभूषण को कुछ हो जाता है ना, तो वो प्रॉपर्टी जो उसके चाचा ताऊ इन सब के बीच में बांट दी जाएगी। इसलिए वो लोग ना विभूषण पे कहीं ना कहीं हमला करवाते रहते थे। वे फैमिली के जो वे जांगसे के अलावा जो उनके 2 भाई थे ना, वो विभूषण को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते थे कि विभूषण अगर मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम हो जाएगी, उनके नाम आ जाएगी। इसलिए ना यहाँ पर जियांग फैमिया विभूषण के लिए एक बीटा या एक ओमेगा अच्छी बड़ी उम्र का एक बॉडीगार्ड ढूंढ रहे थे, जो कि फ्रजाइल ना हो। पहले तो वो कोशिश करते हैं ओमेगा को ढूंढने की, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं ओमेगा नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि जो ओमेगाज होते हैं ना, वो किसी भी अल्फ़ा की गंध के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो विभूषण के लिए एक बीटा जो है बॉडीगार्ड ढूंढेंगे, क्योंकि बीटा जो है वो उनके पास से फ्रेगरेंस नहीं आती फेरोमोन्स की, और वो ना इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते।
क्योंकि जो अल्फ़ा होते हैं वो तो विभूषण का फ़ायदा उठा सकता है जब भी ये कभी हीट में आएगा, क्योंकि 18 का हो गया है। और जो बीटा होते हैं उन्हें फ्रेग्रेंस नहीं आती, तो वो लोग एक्साइटेड भी नहीं होते। और मान लो वो किसी ओमेगा के साथ इंटीमेट हो भी जाएंगे तो वो ओमेगा प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हो सकता। बीटा ना तो प्रेग्नेंट कर सकते हैं और ना ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसके जो फादर थे वो बीटा विभूषण के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लवांग जी, जो कि जिसके पेरेंट्स गुजर गए थे और कुछ साल पहले ना उसके भाई की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो वो ना ऑलरेडी 23-24 साल का था, अल्फ़ा था, काम करता था, जगह जगह वो काम कर रहा था। वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि जब वो सिर्फ 20 साल का था ना तो उसके भाई की डेथ हो गई थी। और अब वो 23-24 साल का था, जंगचा की एज का था। और अब ना वो बेचारा जैसे जैसे छोटी मोटी जॉब्स करता था, लेकिन इस वक्त ना रिसेशन का टाइम इतना ज़्यादा आया हुआ था ना कि उसकी जॉब चली गई थी। उसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी और वो जगह जगह जॉब ढूंढ रहा था। तो उसकी नज़र ना न्यूज़पेपर में पड़ती है कि एक इंसान को, मतलब जंग फेमिया को, अपने बेटे के लिए एक बीटा बॉडीगार्ड चाहिए। अब उसके पास जॉब नहीं थी, रेंट के पैसे नहीं थे, सभी लोग परेशान करते थे, बिजली के बिल, पानी के बिल, खाने का बिल, उसके अलावा ग्रॉसरी की चीज़ें, सब कुछ उसे मेंटेन करनी थी। तो वो बेचारा अपने आप को बीटा बनाकर इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू लेने के लिए ना जंग फेमिया आए हुए थे और जंग फेमिया भी बहुत जल्दी में थे। तो वो जब देखते हैं ना लवांग जी की हाइट अच्छी थी, फिज़ीक अच्छी थी, मतलब वो अच्छा खासा तगड़ा था। पहले उन्हें डाउट होता है कि ये इंसान अल्फ़ा तो नहीं है, लेकिन लवांग जी ने ना अपने सेंट्स को ब्लॉक करा हुआ था। उसने अपनी बॉडी पे सेंट ब्लॉक करने के लिए एक कॉलर पहना हुआ था ताकि उसके सेंट्स किसी को भी ना जाए। और वो कॉलर को ना वो हैंकी से छुपा लेता था। और यहाँ पर जैसे ही जंग फेमिया को उसके पास कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती तो वो निश्चिंत होकर एक बीटा को विभूषण के लिए एज अ बॉडीगार्ड अपॉइंट कर देते हैं। लवांगची ये सब चीज़ें मजबूरी में करा था, क्योंकि उसे बॉडीगार्ड नहीं बनना था, उसे एक अच्छी जगह पे जॉब करनी थी। उसका जो फोकस होता था ना वो होता था फूड वगैरह के लिए। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वो किसी रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ काम करना चाहता था, लेकिन अभी बहुत रिसेशन आया हुआ था, बहुत लोगों की जॉब वगैरह जा रही थी, इसलिए उसे काम भी नहीं मिल रहा था। और पुरानी वाली जगह क्या हुआ था कि उसका बॉस ना बायस था। ये चीज़ देखकर लवांग जी थोड़ा भड़क गया था, जिसकी वजह से उसके जो बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया था। तो अब लवांग जी बीटा बनकर विभूषण, जो कि बात नहीं कर सकता, उसके पास आता है और उसे सुबह छोड़ने के लिए गाड़ी में जा रहा होता है। लेकिन ना विभूषण उसे बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन वांग जी को ना कुछ समझ में नहीं आता। और वांग जी बार बार, जैसे जो गाड़ी का फ्रंट मिरर होता है ना वो हमेशा पीछे की तरफ देखने के लिए होता है, लेकिन उसने ना वो विभूषण की तरफ कर दिया था कि विभूषण अगर इशारों में कुछ बोलेगा तो वांग जी उस चीज़ को देख लेगा। वांग जी विभूषण को जब देखते हैं ना, भोला सा 18 साल का लड़का, फ्रजाइल सा, हल्की हल्की मुस्कान देने वाला, लेकिन अपने काम से काम रखने वाला, तो उसे ना वो ओमेगा काफ़ी अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है। वांग जी यहाँ पर विभूषण के जो कॉलेज था उसके बाहर रहता था, और विभूषण जरा सा भी एक मैसेज कर देता था तो वांग जी तुरंत उसके पास पहुंच जाता था। जैसे विभूषण को कुछ किताबें चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वह वांग जी को बुला लेता था। या अगर उसे कोई बुली करेगा या कुछ भी करेगा, वो वांग जी को एक मैसेज भेजता था, वांग जी उसके पास आ जाता था। और विभूषण को ना बॉडीगार्ड को अपने अंदर बुलाने की, कॉलेज में बुलाने की परमिशन मिल गई थी, क्योंकि जंग फेमिया ने बता दिया था कि वो एक ओमेगा है और म्यूट है, तो इसलिए उसके लिए हमने एक बॉडीगार्ड अपॉइंट किया है, जिसकी वजह से वांग जी को एक पास दे दिया गया था। और विभूषण के पास फ़ोन में एक एप्लीकेशन थी जहाँ से वो जैसे ही अपनी लोकेशन डालता था ना तो वांग जी फटाफट उसके पास आ जाया करता था। वांग जी को भी सेम फ़ोन दिया गया था जहाँ से वो विभूषण को हर टाइम ट्रैक कर सकता था कि विभूषण एक जगह पे इतनी देर क्यों रुका है। वो मतलब उसे मैसेज करके पूछ लेता था। ये चीज़ चल ही रही थी और वांग जी को ना विभूषण बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। वो धीरे धीरे ना उसका बॉडीगार्ड होने की वजह से ना थोड़ा पॉजेसिव भी हो जाता था। कोई अल्फ़ा से बात करने आता था ना तो वांग जी जान के अंदर आ जाता था और उसे किसी अल्फ़ा से बात नहीं करने देता। बात इन द सेंस अगर वो इशारों में भी कुछ कह रहा है तो वो करने नहीं देता था। वांग जी धीरे धीरे विभूषण की जो क्लासेस होती थी उसके बाहर भी खड़ा होना शुरू हो गया था कि विभूषण को कोई तंग तो नहीं कर रहा। और वांग जी को ना पता नहीं क्यों विभूषण बहुत अच्छा लगता था, बहुत क्यूट सा। जब भी वो विभूषण को देखता था तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी और बाकी टाइम वो थिक फेस रखता था। एक दिन विभूषण को ना
वो दिखता है कि बहुत बारिश आ रही है, तो तुरंत ही ना अपनी गाड़ी में छतरी खोलकर विभूषण को बैठाता है। विभूषण ना पीछे बैठने की बजाय, क्योंकि पीछे उसने बहुत सारा सामान रख दिया था, तो वो लवंग जी के साथ आगे बैठा है। लवंग जी जब अपनी गाड़ी के गियर वगैरह चेंज करता है तो वो बार बार मिरर से, फ्रंट मिरर से विभूषण को देखता रहता है। लवंग जी को विभूषण बहुत ज़्यादा पसंद था। विभूषण उसे ना अपने इशारों से बातें कर रहा था, लेकिन लवंग जी को ना कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे ना साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि विभूषण उससे कुछ बात करना चाहता है, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। विभूषण ना तुरंत ही गाड़ी की खिड़की का दरवाज़ा खोलता है, अपने हाथ को बाहर निकालता है और फिर ना पानी से खेलने लग जाता है। और फिर ना वो अपने फ़ोन से ना गाने ही चलाता है, जैसे बहुत रोमांटिक क्यूट से गाने चला रहा था, जिसकी वजह से लवांगची भी हल्की सी स्माइल करता है, विभूषण की तरफ देखता है। वो देखता है कि यार ये 18 साल का है पर बड़ा क्यूट सा है, बच्चों वाली हरकतें करता है, अपने में मस्त रहता है। और विभूषण को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसे पेंटिंग करने की बहुत ज़्यादा ना, मतलब उसे बहुत मज़ा आता था अपने साथ रहना। जैसे वो घर में भी आते थे तो वांगजी विभूषण के साथ ही रहता था। विभूषण कभी गार्डन में बैठ के पेंटिंग कर रहा होता था, कभी कुछ, और लवांगची ना सिर्फ उसे ही देखता रहता था। कहीं कभार तो वो वांगची को भी अपने सामने ऐसा मॉडल बैठाकर उसकी पेंटिंग बनाया करता था, और लवांगची को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। पर ये चीज़ पे ना जंगचा को डाउट होता था कि बेटा होकर लवांगची हमेशा विभूषण के आसपास मुस्कुराता क्यों रहता है। वांगची उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे जो पहले पसंद नहीं थी, क्योंकि किसी को भी बॉडीगार्ड बनना या बिल्कुल एक शेफ़ से सीधा ही आप एक बॉडीगार्ड से बन गए हो, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता था यार इंसल्ट है ये तो हमारी। लेकिन लवांगची को जो अपना धीरे धीरे प्यारी लगने लगी थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर सुबह सुबह ही विभूषण के पास आ जाता था। इवन उसे ज़्यादा टाइम लगता था तो एक बार उसने जियांग फेमिया को भी कह भी दिया था कि जो उनके घर में जो सर्वेंट्स की क्वार्टर है वहाँ पर लवांगजी को रहने के लिए इजाज़त दे दी जाए। तो जियांग फेमिया मान जाते हैं, क्योंकि विभूषण पे ना अचानक से एक बार उसके चाचा ने हमला करवा दिया था जब वांगजी उसे कॉलेज से लेके आ रहा था। पर वांगजी भी बहुत स्मार्ट था, उसने तुरंत ही विभूषण को गाड़ी में डाला, उसे बचाते हुए घर तक ले आया था। तो अब वांगजी ज़्यादा दूर से ना आए या नहीं आ पाएगा कभी, इसलिए ना जियांग फेमिया उसे अपने यहाँ के सर्वेंट क्वार्टर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। अब वांगजी और विभूषण, जैसे जो जंगचा था वो ऑफिस जाता था, मैडम यू भी अपने कंपनी में अपने हस्बैंड के साथ जाया करती थी, तो वो मियाँ बीवी, जंगचा जो था वो भी अपने ऑफिस में रहा करता था। जंगचा की वाइफ भी काम करती थी, तो वो अपने ऑफिस चली जाया करती थी। प्रेगनेंसी में भी वो काम कर रही थी, ऐसा नहीं था कि उसे कोई इश्यूज़ नहीं थे, तो डॉक्टर ने उसे अलाउ कर रखा था कि आप 7 मंथ तक, 8 मंथ तक अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं। 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, अगर आपको लगे कि नहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो काम छोड़ देना। तो यहाँ पर जो जंगचा की वाइफ थी वो भी ओके थी, ओकेश थी, वो आराम से चीज़ें करती थी। और विभूषण घर में अकेला होता था ना, तो एक दिन विभूषण ना सुबह सुबह उठ गया था, पेंटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ना उसके कपड़े गंदे हो गए थे, चेहरे पे भी कलर लग गया था। वांगजी से देख के स्माइल कर रहा था, तो विभूषण को ऐसा लगता है कि जैसे वो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, और यहाँ तक कि उसका बॉडीगार्ड भी उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वांगजी कमरे में ही था, विभूषण काम कर रहा था। विभूषण उठ के ना नहाने के लिए जाता है, तो वो गलती से ना दरवाज़ा बंद करता है, पर ढंग से बंद करना भूल जाता है। तो वांगजी ना पास में ही खड़ा हुआ था, तो उसे बाथरूम में से ना विभूषण के कपड़े खोलने की झलक दिखती है। मतलब विभूषण अपनी टी शर्ट उतारता है, अपने ट्राउज़र्स को उतारता है, और अपने सिर्फ अंडरवेयर्स में ना पानी में नहाने जाता है, अपने आप को क्लीन करता है, अपने पेंट हटाता है, और शावर जेल से खुद को नहा रहा होता है। और ये चीज़ ना बिल्कुल ज़रा सा दरवाज़ा खुला होता है, उसमें से वांगजी को साफ दिखाई दे रही थी। वांगजी की तो हालत टाइट हो जाती है। एक तो वो अल्फ़ा, उसके सामने एक ओमेगा ऐसे नहा रहा है, उसके बावजूद उसकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी वांगजी को कि वांगजी का तो नीचे का जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा ना सॉलिड हो जाता है बेचारे का। उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो एकदम से कठोर हो जाता है, और वांगजी ना गहरी गहरी सांस लेता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो यहाँ उसके फेरोमोन्स लीक हो जाएंगे। तो वो तुरंत ही ना पास वाले रूम में ही वॉशरूम जाता है, और वॉशरूम जाकर खुद को रिलीज़ करके आता है। पहली बार वो विभूषण को इमेजिन करके खुद को टच करता है, और यही कि वो और विभूषण कुछ कर रहे हैं ये सोचते सोचते वो खुद को टच करता है, खुद को रिलीज़ करता है, और फिर वापस से कमरे में आता है। यहाँ तक कि वो हमेशा अपने पास परफ्यूम रखता था कि किसी को भी हॉर्मोन्स वाली खुशबू ना आए,
वो ऐसा परफ्यूम था जो हार्मोन्स को हटा दिया करता था और न्यूट्रल खुशबू रखता था, जैसे कि मोस्टली बीटल्स के पास से आती है। लवांगची वापस आता है रूम में, उसके कान ना अभी भी लाल थे। विभूषण ने एक लॉन्ग सी टी शर्ट पहनी हुई थी और निक्कर पहनी हुई थी। लवांगची की सांसें गहरी गहरी हो रही थी। तभी विभूषण उसकी तरफ देख के कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो इशारों में पूछता है। लवांगची उसे कहता है, नहीं मैं ओके हूँ। तो विभूषण फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर अपने थोड़ी देर फ़ोन चलाता है, बैठ जाता है, अपने टेडी को हक करता है, उससे बातें करता है, साइन लैंग्वेज में उसे हक करके लेट जाता है। और फिर जब वो सो जाता है ना, तो लवांगची आज पहली बार उसके करीब आता है। करीब आकर वो लवांगची विभूषण को दूर से ही देखता रहता है कि वो कितने क्यूटली अपने टेडी को हक करके सोया हुआ है। फिर वो उसके मुंह पर आते हुए बालों को हटाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और लवांगची ना, क्योंकि जब कोई नहीं होता था ना घर में, तो लवांगची विभूषण के पूरे टाइम विभूषण को गार्ड किया करता था। इसलिए लवांगची या तो बाहर जाके बैठता था, लेकिन रहता वो घर में ही था। जब भी कुछ होता था, घर के मेंबर्स घर में नहीं हैं, तब एक दिन जियांग फैमिया को ना इनविटेशन आता है उन्हीं के किसी इंसान का, मतलब उन्हीं के ही जो कंपनी में उनके जो टाइप्स थे उन लोगों में से किसी एक का, कि उनके बेटे की शादी हो रही है और उन्हें ना बाहर जाना है। तो ये किसी और का नहीं बल्कि जियांग गैली के फादर इन लॉ के ही एक रिश्तेदार थे, मतलब उनके छोटे भाई थे, उनके बेटे जिन जीशुन की शादी होनी थी। तो यहाँ पर जियांग फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है। वो उनके पार्टनर भी थे और साथ में रिश्तेदार भी थे। तो यहाँ पर जंग छा की वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी, और मैडम यू और जियांग फैमिया, इन सभी को ना इनविटेशन के तहत कम से कम एक हफ्ते के लिए बाहर जाना था, क्योंकि वहाँ पे शादी होनी थी, शादी के रिचुअल्स थे, उसके अलावा रिसेप्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से लोग ना 5 दिन के लिए यहाँ से जाते हैं। और ये लोग ना लवांगची को साफ कह देते हैं कि घर में जो गेस्ट रूम है तुम उसमें रुक जाना और विभूषण की देख रेख करना। जंगचा को पहले बड़ा ऑड लगता है, क्योंकि जंगचा को ऐसा लगता है कि नहीं, हम किसी स्ट्रेंजर के हाथों विभूषण को क्यों छोड़ के जाएं। लेकिन चेंग फैमिया समझाते हैं कि बीटास के साथ इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर बीटा और कोई ओमेगा अगर इंटीमेट बाय चांस होते भी हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि बीटा जो होते हैं ना, वो अल्फा के मुकाबले कुछ भी नहीं है उनकी शक्ति, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जानते थे कि लवांगची और विभूषण के बीच में अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विभूषण अभी थोड़ा सा ना बच्चों वाला है, उसकी सोच, उसकी हरकतें, क्यूटनेस बिल्कुल बच्चों वाली है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि था कि जैसे ही वो गाड़ी लेकर घर से निकलेंगे और सीधा वो शादी के लिए चले जाएंगे, उनके घर से निकलने के कम से कम 3 घंटे बाद, जब वो सफ़र करके चले गए थे, 3 घंटे बाद ना विभूषण की पूरी बॉडी एकदम से पहली बार ज़िंदगी में हीट में आती है। उसकी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई थी और पूरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सिल्वर हो जाती हैं और मतलब उसे ना अपनी बॉडी में इतनी गर्माहट होती है, इतनी कपड़े चुभ रहे होते हैं कि वो ना आप देखता है ना ताव, वो तुरंत ही ना अपने टी शर्ट को उतार फेंकता है, अपने बॉक्सर को उतार फेंकता है और वो बिस्तर पर ना बिना कपड़ों के लेट जाता है। उसे सब कुछ चुभ रहा था और वो ना बस मैंने की आवाज़ निकाल रहा था बिस्तर पर लेटे हुए। तभी ना उसकी आवाज़ें सुनकर, मतलब वो ना रोने वाली आवाज़ भी निकालता, जैसे रो रहा हो, सिसकियाँ भर रहा हो। तो अचानक से लवांगची डर जाता है। लवांगची डर कर जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है ना, तो वो जो अपने सामने का नज़ारा दिखता है वो हिल चुका होता है, क्योंकि विभूषण ने ना एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, बिना कपड़ों के था और ना खुद को प्लेजर दे रहा था। वो अपनी कठोरता, जो कि बहुत छोटी सी थी, 4 इंच की, उसे टच करके हिला रहा था और उसे जैसे तैसे करके प्लेजर देने की कोशिश कर रहा था, हाँफ रहा था। और ना उसकी सिल्वर आइज़ एकदम से चमक कर लवांगची की तरफ देखते हुए कहती है, अल्फ़ा अल्फ़ा। और ना उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू निकलते हैं। तभी लवांगची उसके पास जाता है। विभूषण ना उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, तो लवांगची तुरंत ही अपने गले में से उस हैंकी को निकालता है, विभूषण के उससे आंसू पोंछता है और फिर वो सोचता है मैं क्या करूँ। उस कॉलर की वजह से उसके फेरोमोन्स तो यहाँ दबे हुए थे, लेकिन विभूषण के जो फेरोमोन्स उसकी बॉडी में हरकत दे रहे थे ना, वो एक अलग लेवल था। लवांगची तुरंत ही विभूषण को गोद में उठाता है और तुरंत ही उसे अंदर बाथरूम में ना लेकर जाता है और उसे टब के अंदर रखकर वो बाथ टब में पानी खोल देता है कि अगर शायद उसकी बॉडी को ठंडे ठंडे पानी में अगर लेटाएंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन विभूषण वहाँ भी उसका हाथ पकड़ता है और उसके
उसकी नेक का कॉलर को हटाने की कोशिश करता है। लवांगची यहाँ पर कोशिश करता है कि उसका नेक का कॉलर ना हटे, लेकिन विभूषण बार बार जब भी लवांगची पानी भरने की कोशिश कर रहा था, वहाँ ठंडे पानी में उसे रख रहा था, वो ना लवांगची का जो कॉलर था ना उसे खींच कर खोल देता है। और वो चेपी ही लगी हुई थी, कोई ऐसे बेल्ट की तरह बांधा तो नहीं हुआ था, तो वो 2 मिनट में हट गया था, जिसकी वजह से वांगची के फेरोमोन्स एकदम से कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर पूरे फैल जाते हैं। और वांगची की आंखें भी अब गोल्डन हो जाती हैं, और अब उसके भी जितने फेरोमोन्स थे वो एमिट होना शुरू हो गए थे। विभूषण की आंखें एकदम सिल्वर और शाइन करती है, और वो एकदम से बोलता है अल्फ़ा। वांगची भी उसकी तरफ देख कर बोलता है ओमेगा। और फिर ना लवांगची विभूषण की नेकेड बॉडी को देखता है, वो गल्प करता है और कहता है, यहाँ पर विभूषण उसे देखकर पहली बार कुछ बोला था, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता वो, ना ओमेगा बोलता, ना अल्फ़ा बोलता, ना कुछ बोलता। बस उसे देखकर अब सिर्फ वो रोता रहता है, मतलब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे ना अपने अल्फ़ा की वो फ्रेगनेंस चाहिए थी, वो टच चाहिए था। वो काफ़ी सालों से कुछ बोला भी नहीं था। और लवांगची भी उसे देखता है कि वो सिर्फ अपना अल्फ़ा अल्फ़ा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा है। लवांगची तुरंत ही उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करता है और फिर उसे डीप किस करनी शुरू कर देता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं, और विभूषण लवांगची का हाथ पकड़ कर ना सीधा अपने उस छोटी सी कठोरता पे ले जाता है। लवांगची महसूस करता है कि विभूषण की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लोअर पार्ट से चिकनाहट निकल रही है, और उसकी जो छोटी सी कठोरता है ना वो भी अब अपने अल्फा का टच चाहती है। तो वो पहले तो उसकी कठोरता को अपने हाथों में लेता है, अपने हथेली में लेकर हल्का हल्का दबाता है, मसाज करता है, और फिर उसे रिलीज़ करने में मदद करता है। और फिर वो विभूषण के और भी प्राइवेट पार्ट को देखता है, जहाँ पर से बहुत सारी चिकनाहट निकल रही थी, तो वो वहाँ पर भी अपनी उंगलियों से उसे प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। और फिर विंग ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर चुका था, और बार बार सिर्फ उसके मुँह से सिर्फ अल्फ़ा, इसके अलावा कोई शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता इसके अलावा। ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है, अल्फ़ा 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 सिर्फ यही बोलता है। उसके अलावा लवांगची अब धीरे धीरे अपने कपड़े खोलता है और टब में जाकर बैठ जाता है। विभूषण जैसे ही देखता है ना कि लवांगची की कठोरता तो इतनी बढ़िया, उसकी कठोरता के आगे लवांगची की कठोरता तो कम से कम 3 गुना बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और उसका दिमाग एकदम हिल जाता है कि ये क्या देख लिया मैंने। लेकिन अब वो लस्ट में इतना ज़्यादा डूब चुका था ना कि वो लवांगची की कठोरता को सीधा पकड़ लेता है, और उसके बाद ना वो उसे किस करना शुरू कर देता है। लवांगची गहरी गहरी सांस लेता है और कहता है नहीं नहीं रुको, और वो तुरंत ही उसके हाथ से जैसे ही अपनी कठोरता को हटाता है ना, तो विभूषण तुरंत ही रोने लगता है, और उसकी आंखों में देखने लगता है। लवांगची की आंखें गोल्डन हो गई थी, विभूषण की आंखें बहुत ज़्यादा सिल्वर हो गई थी, तो उसने तुरंत ही विभूषण के हाथ पकड़ के अपनी कठोरता पर रख दिया था। अब विभूषण उसकी कठोरता को चलाता है और धीमे से झुककर उसे धीमे धीमे प्रिपेयर करता है। लवांगची के मुंह से तो करहराने की आवाज़ें निकल रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है, वो देखता है कि उफ, उसका ओमेगा उसे इतना ज़्यादा प्लेजर दे रहा है ना, उसने कभी सोचा भी नहीं था। विभूषण इस वक्त अपने अपने दिमाग में नहीं था, अपने आपे में नहीं था, वो सिर्फ ओमेगा, अपने ओमेगा के कंट्रोल में था। और लवांगची भी अब अपने अल्फ़ा को अपना कंट्रोल दे देता है। फिर वो धीमे धीमे विभूषण के, जब उसे विभूषण प्रिपेयर कर रहा था, तब उसके बालों को पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से अपनी कठोरता को उसके साथ उसके अंदर बाहर करता है, और फिर वो खुद को रिलीज़ विभूषण के अंदर ही कर देता है। विभूषण को अपने गले में कुछ महसूस होता है, और वो समझ जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि अल्फ़ा ने अपने जूस को निकाल दिया है। फिर वो गल्प करता है, फिर अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है। अब वो आकर, क्योंकि लवांगची अब प्रॉपर बाथटब में बैठ गया था, तो वो आकर लवांगची की गोद में बैठ जाता है, और धीमे धीमे अपने अपने लोअर पार्ट को लवांगची के कठोरता से रगड़ना शुरू कर देता है, और अपने छोटे से कठोरता को वो लवांगची के पेट पर रगड़ता रहता है। इसी तरीके से लवांगची और उत्तेजित होता है। वो बाथटब को ज़ोर से पकड़ता है, एक हाथ से वो बाथटब को पकड़े हुए था, फिर एक हाथ से उसने विभूषण की कठोरता को पकड़ा, और विभूषण के फिर जिस हाथ से उसने बाथटब पकड़ा हुआ था उससे उसके हिप्स को पकड़कर अपने ऊपर धीमे धीमे उसके हिप्स को स्लाइड करने लगा, जिसकी वजह से विभूषण और भी ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। फिर उसने अपनी कठोरता को हल्के हल्के विभूषण के बॉडी के अंदर इंसर्ट करना शुरू किया। विभूषण की आंखें तो पहले गोल गोल घूम जाती हैं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल अनुभव था। फिर धीमे धीमे करके उसकी
सांसें तेज होती हैं। लवांगची इंच बाय इंच उसके अंदर खुद को धीमे धीमे डालता है और उसके बाद विभूषण हाँफना शुरू कर देता है। यहाँ पर लवांगची एक हाथ से तो पहले उसकी छोटी सी कठोरता, विभूषण की छोटी सी कठोरता को सहला रहा था और दूसरे ही पल वो विभूषण के लोअर पार्ट में अपने आप को हल्के हल्के धीमे धीमे घुसा रहा था, जिसकी वजह से विभूषण को बहुत दर्द भी हो रहा था। उसकी वर्जिनिटी भी यहाँ पर वांगची ने तोड़ दी थी और उसके बावजूद उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर भी महसूस हो रहा था। वो भी अपनी चिकनाहट को छोड़ता है और दोनों इस पोजीशन में धीमे धीमे विभूषण के हिप्स को अपने दोनों हाथों से अब लवांगची ने ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया था, हिलाना शुरू कर दिया था और इस पोजीशन में उसके साथ घमासान तरीके से रोमांस करता है। विभूषण के कभी कभी वो छोटी सी कठोरता को अपने हाथ से सहलाता भी है, लेकिन वो जानबूझकर ना उसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होने देता जब तक वो खुद विभूषण के अंदर नहीं होगा। और लवांगची ना जोश व खरोश अपना खो चुका था। वो अपने अल्फा को कंट्रोल दे देता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो विभूषण के जो गर्भ था ना उसे नोट करना शुरू कर देता है। वह विभूषण के गर्भ को नोट करना शुरू करता है, यहाँ से उसके छोटी सी कठोरता को चलाते हुए उसे भी रिलीज़ कराता है और दोनों इस तरीके से एकदम एक दूसरे के चिपक के चुंबक की तरह इधर बाहर टब में बैठे हुए थे। अब लवांगची एक राउंड होने के बाद विभूषण को गोद में उठाता है और दोनों ही बिना कपड़ों के ही अंदर कमरे में आ जाते हैं। अब वो विभूषण को बेड पे पटकता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो उसकी दोनों टांगों को अपने कंधों पे रखकर अब धीमे धीमे सेकेंड राउंड की शुरुआत करता है। विभूषण को पहले बहुत दर्द होता है। दरवाज़ा भी घर का खुला हुआ था, लेकिन लवांगची को अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो विभूषण के अंदर धीमे धीमे खुद को इंसर्ट करता है। विभूषण पहले ही अल्फ़ा के बीजों से भरा हुआ था और दोबारा अब उसकी अंदर की फ्रिक्शन और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। और यहाँ पर वो सेकेंड राउंड को शुरू करते हैं। पहले तो लवांगची ने धीमे धीमे चीज़ें की, फिर उसने एकदम से तेज़ कर दी और फिर उन्होंने उस पोजीशन में सीधा उसने विभूषण को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर बिल्कुल मिरर के सामने वो उसके साथ रोमांस फिर से करने लगा, जिसकी वजह से दोनों ही इस पोजीशन में खड़े होते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में ही दोनों पूरी तरीके से अपना लव जूस निकाल देते हैं। लवांगची ने सेकेंड राउंड में भी विभूषण को नोट कर दिया था। विभूषण थक जाता है। अब लवांगची उसे उठाकर पास में ही बिस्तर पर हल्का सा झुका देता है और फिर वो थर्ड राउंड के लिए विभूषण को उसकी कोहनी और घुटनों के बल पे झुकाता है और फिर पीछे से आकर उसके बालों को हल्का सा पकड़कर उसके साथ थर्ड राउंड करता है। और थर्ड राउंड करते हुए वो दोनों इधर फर्स्ट फ्लोर से नीचे बाहर गार्डन की तरफ देख रहे थे। ये समा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बाहर की लाइट पड़ रही थी, दोनों अपनी गतिविधि को कर रहे थे और यहाँ लवांगची को जैसे ही लगता है ना कि शायद नौकर आसपास उनके हवेली में आए हैं, मतलब उनके पैलेस में आए हैं, तो वो तुरंत ही जाकर पहले तो विभूषण से खुद को अलग करता है, जाकर रूम का गेट बंद करता है और फिर से आकर वो विभूषण के साथ पीछे से रोमांस करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो फिर से अलग होता है, विभूषण को पास में लाता है, एक कुर्सी को बिल्कुल विंडो के पास रखता है, वहाँ पर खुद बैठता है और विभूषण को अपनी गोद में बैठने का इशारा करता है। विभूषण का चेहरा अभी भी खिड़की की तरफ था, वो अपने दोनों हाथों से खिड़कियों को पकड़े हुए था। लवांगची उसे अपनी गोद में बैठाते हुए इसी पोजीशन में दोनों रोमांस करते हैं और फिर वांगची फिर से उसे नोट कर देता है। वांगची से खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और ऐसे करते करते पूरे 5 दिन तक वो लोग एक दूसरे के साथ कमरे में ही थे। लवांगची ने विभूषण को अनगिनत बार नोट किया था, उसे याद भी नहीं उसने कितनी बार उसे नोट किया, क्योंकि वांगची की भी हीट आ गई थी और वांगची ने विभूषण के साथ हर 3 घंटे 4 घंटे बाद दोनों रोमांस में लग जाते थे। आराम करते, सोते और फिर रोमांस करते। वांगची ने यहाँ पर किसी भी नौकर को आने की इजाज़त नहीं दी थी। वो ही खाना प्रिपेयर करता था, क्योंकि वो शेफ़ था तो उसे खाना बनाना भी आता था, और वो ही विभूषण को क्लीन भी करता था। और पूरे 5 दिन तक उन दोनों ने घमासान तरीके से रोमांस किया। लेकिन जब यहाँ पर अंकल आंटी आने वाले थे विभूषण के, यानी कि मासी और मासड़, तो वो तुरंत ही घर में से अपने फेरोमोन्स को हटाने के लिए परफ्यूम लगाता है। सबके घर में आने से 6 घंटे पहले ही उसने पूरे घर में अपने तो एक तो कॉलर को पहन लिया था, हैंकी लगा लिया था, और उसके बाद वहाँ पर ऐसे छिड़काव कर दिया था कि उसके फेरोमोन्स कहीं ना रहे। पूरी सफाई कर दी थी और विभूषण तब तक सिर्फ सो रहा था।
अब विभूषण किसी को नहीं बताता, लवांगची किसी को नहीं बताता कि उन 5 दिनों उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। और लवांगजी जो था ना, वो विभूषण को यूनिवर्सिटी लेके जाता था, और जब वो रास्ते में कभी घर आ रहे होते थे तो विभूषण एक आधी क्लास बंक कर लेता था और दोनों कार में ही इंटीमेट होते रहते थे। या फिर कभी कभी विभूषण के घर वाले जब ऑफिस होते थे और घर पर कोई नहीं होता था तो विभूषण लवांगजी के सर्वेंट क्वार्टर में चल जाता था, क्योंकि कोई भी सर्वेंट क्वार्टर को चेक नहीं करता है, और वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते थे। लवांगजी विभूषण के साथ नॉर्मली जब घर पे कोई नहीं होता था, उनके पास पूरा दिन होता था, तो कम से कम वो 4-5 राउंड रोमांस करते थे। फिर विभूषण क्लीन करके लवांगजी के अपार्टमेंट से ही खुद को आ जाता था, क्योंकि विभूषण को अब लवांगजी के साथ इंटीमेट होने की थोड़ी सी आदत लग गई थी, इसलिए वो उसे लवांगजी की क्रेविंग होती थी। और लवांगजी ने भी प्रिकॉशन अभी तक यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम तो उसे पता ही नहीं था चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती। पर एक दिन विभूषण की छुट्टी थी, विभूषण ने मतलब पेट दर्द का बहाना किया हुआ था और वो अपने कॉलेज नहीं गया था। तो जंक्षा को थोड़ी उसके लिए टेंशन होती है कि यार विभूषण को पेट दर्द हो रहा है, चल मैं उसे देख लेता हूँ। तो वो ना जल्दी से ऑफिस से वापस अपने घर आ गया था। घर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर विभूषण है ही नहीं, और विभूषण नहीं होता तो वो सोचता है कि वो लवांगची को जाकर एक बार सर्वेंट क्वार्टर में चेक करता है कि लवांगची भी है या नहीं, कहीं वो कहीं गए तो नहीं, या विभूषण को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। उसने विभूषण को फ़ोन किया, लवांगची को फ़ोन किया। विभूषण अपना फ़ोन तो अपने रूम में ही भूल गया था, और लवांगजी अपना फ़ोन साइलेंट पे किए हुए था, क्योंकि वो दोनों के दोनों बहुत तेज़ घमासान तरीके से रोमांस कर रहे थे। लवांगजी के घर का जैसे ही दरवाज़ा बजाया जंक्षा ने, तो जंक्षा को ना स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा वाले फ्रेगरेंस आने लगी। जैसे फेरोमोन्स की खुशबू से आई, उसे तो हिट हुआ। और जैसे ही लवांगजी ने तुरंत ही, जब उसे लगा उसके दरवाजे पे कोई आया, तो उसने अपने राउंड को कंप्लीट करने के बाद ट्राउज़र पहना और सिर्फ शर्टलेस यूं ही उसने गेट खोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। उसे लगा कोई नौकर वगैरह होगा, पर सामने जंक्षा खड़ा था। और जंक्षा जब लवांगजी को देखता है उसे गुस्सा आता है कि यार ये तो अल्फ़ा है, और वो कहता है तुम किसके साथ क्या कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तो अल्फ़ा साथ में ओमेगा के भी फेरोमोन्स थे। वो तुरंत ही चेक करने आता है तो वो देखता है कि कमरे में ना बिना कपड़ों के सिर्फ चादर लपेटे हुए विभूषण था। वो देखकर हैरान हो जाता है कि विभूषण और लवांगजी ये क्या कर रहे हैं। पर वो विभूषण को एक तरह से अपना भाई मानता था, तो ये बात तो किसी के सामने कर नहीं सकता था। पर वो लवांगजी को ज़ोरदार खींच के मुक्का मारता है, और 2-3 और मुक्के मारता है। तब लवांगजी को बचाने के लिए विभूषण सामने आ जाता है और जंक्षा से कहे मतलब हाथ जोड़कर बार बार इशारों में कहता है कि इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन लवांगजी जंक्षा को नहीं मारता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि लवांगजी जानता था कि उसने कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में झूठ बोला है और कहीं ना कहीं इस ओमेगा का भी फ़ायदा उठा लिया है। तो वो चुप रहता है। लेकिन विभूषण बार बार हाथ जोड़ता है जंक्षा के सामने। जंक्षा रुक जाता है और जंक्षा कहता है कि अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, अभी के अभी इस घर को छोड़ो, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन विभूषण बार बार कहता है कि नहीं, इसे पुलिस में मत देना, क्योंकि वो हाथ जोड़ के इशारों में बोल रहा था। लवांगची को उस घर से धक्के मार के जंक्षा निकाल देता है, उसको सारे कपड़ों को फेंक देता है और गुस्से में कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ तक कि गुस्से में आकर जंक्षा ना विभूषण को भी एक थप्पड़ मार देता है कि भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी इतने छोटे हो और तुम एक अल्फा के साथ इंटीमेट हो रहे हो जो कि उम्र में तुमसे इतना बड़ा है। उस आदमी ने तुमसे झूठ बोला कि वो बीटा था, तुम्हारा फ़ायदा उठाया। तो क्या तुम अभी सिर्फ, क्योंकि विभूषण की उम्र सिर्फ अभी ज़्यादा नहीं थी, 18 से लेकर यही लगा लो 18.5 के बीच में थी। तो जंक्षा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जंक्षा ने जब विभूषण टीनेज था ना तब से उसे पाला था, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई के साथ बिट्रेल हुई है और साथ में उसके भाई का फ़ायदा उठाया गया। और उसका भाई ना इतना इनोसेंट है कि उसे पता ही नहीं कि वो फ़िलहाल क्या एक्टिविटी कर रहा है, और अभी उसकी उम्र भी नहीं है सब करने की, क्योंकि अभी उसकी पढ़ने की उम्र थी। तो जंक्षा को ना बहुत बुरा लगता है। उसने विभूषण पे पहली बार हाथ उठाया था, क्योंकि और वो हाथ उठाने के बाद खुद भी रो पड़ता है कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था। और वो ना विभूषण को वहाँ से ले जाकर अपने कमरे में लॉक कर देता है। फिर कुछ दिनों तक वो अपने फादर को बताता है कि लवांगजी एक अल्फा था। वो ये नहीं बताता कि उसने विभूषण और लवांगजी को इंटीमेट होते हुए देखा है। वो सिर्फ इतना बोलता है कि लवांगजी इनसे झूठ बोल रहा था, इसलिए उसने लवांगजी को निकाल दिया है। और विभूषण को फ़िलहाल के लिए कि उसके जो ताऊ और चाचा हैं वो नुकसान ना पहुँचा दें, जब तक नया बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा वो लोग विभूषण को
कॉलेज जाने की परमिशन नहीं देंगे। जंग फैमिली चीज़ों के लिए मान जाते हैं, मैडम यू भी चीज़ों के लिए मान जाती है। उन्हें लगता है कि हाँ कुछ नुकसान ना हो जाए, लेकिन जंगशा जो है वो विभूषण के लिए एक बीटा सही सा बॉडीगार्ड ढूंढता है और फिर विभूषण को, यहाँ तक कि वो एक नहीं बल्कि 2 बॉडीगार्ड ढूंढता है ताकि विभूषण कहीं भी चालाकी से लवांगजी से मिल ना सके। और वो लवांगजी को सीधा धमकी देकर ना इस पूरे जो सिटी थी उससे ही बाहर कर देता है। लवांगजी बड़ी मुश्किल से सिटी से बाहर एक रेस्टोरेंट में अपने लिए जॉब देख लेता है, जहाँ पर उसे अच्छी डिसेंट जॉब मिल जाती है, उसके खाने का भी हो जाता है। स्टार्टिंग में तो उसे बड़ी मुश्किल हुई थी, कम से कम वो 1 महीने तक बेचारा भूखा रहा था, पर उसे जियांग से बहुत अच्छे पैसे मिले हुए थे, इसलिए उसके लिए इतने बुरे दिन नहीं थे। पर हाँ, जॉब नहीं होती तो बंदे को थोड़ा बुरा तो लगता ही है, काम नहीं होता तो। पर लवांगजी ने धीरे धीरे अपनी जॉब करनी शुरू कर दी थी। विभूषण भी अपने ऑफिस जाना कॉलेज जाना शुरू हो चुका था। अब सब चीज़ें सॉर्टेड आउट थी, पर जंगशा ने एक चीज़ नोटिस नहीं की थी कि विभूषण और लवांगजी ने प्रिकॉशन नहीं लिया था। और ये बहुत बड़ी चूक होती है, क्योंकि उसने बिना विभूषण को कुछ भी खाने के लिए ऐसी दवाई नहीं दी थी जिससे विभूषण प्रेग्नेंट ना हो। ये चीज़ उसके दिमाग से निकल गई, क्योंकि वो तो अल्फ़ा था, वो अल्फ़ा की तरह सोच रहा था और इसने किसी को बताया भी नहीं था। इसके रिपरकशन 2 महीने बाद सबको दिखने को मिलते हैं, क्योंकि विभूषण को अचानक से उल्टियाँ लग जाती हैं। उल्टियाँ लगने के बाद ना मैडम यू घर पे डॉक्टर को बुला लेते हैं, क्योंकि उसे कुछ भी वो खाता था ना वो उल्टियाँ करता था, उसे पच नहीं रहा था। विभूषण तो डर रहा था डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर जब उससे मिलता है, उसका चेकअप करता है, तो डॉक्टर तो बता देता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही डॉक्टर ने वहाँ पर अनाउंसमेंट की कि वो प्रेग्नेंट है, मैडम यू को बहुत गुस्सा चढ़ता है। मैडम यू उससे सीधा पूछती हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है, पर विभूषण कुछ नहीं बोलता। मैडम यू ने उसे बहुत बार पूछा कि मुझे बताओ किसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, तो वो कहता है नहीं की। वो पूछती हैं इस बच्चे का बाप कौन है, मैं उससे बात करूँगी, मैं उससे शादी करा दूँगी, लेकिन विभूषण कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने मुँह खोला तो ये लोग लंजा को पनिश कर देंगे। तो वो कुछ भी मतलब इशारों में कुछ भी नहीं बताता, लिख के भी नहीं बताता। उसे पेपर देते हैं कि भाई लिख के बता दे, क्योंकि ठीक है हो सकता है हम साइन लैंग्वेज में गलत समझ लें। विभूषण कुछ नहीं बोलता ना, तो मैडम यू को इतना गुस्सा आता है कि वो पहले तो उसे खींच के थप्पड़ मारती हैं और फिर गुस्से में कहती है कि अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। वो विभूषण का सारा सामान पैक करके उसे घर से निकाल देती हैं कि तुम्हें अगर हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो तुम ज़िंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक तो तुमने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, किसी अल्फा के साथ इंटीमेट हुए, अगर तुम्हें कोई पसंद था तो तुम बता देते, और उसके बावजूद भी तुम उस बंदे का नाम नहीं बता रहे हो, जबकि हमने तुम्हें इतनी छोटी उम्र से पाला है। तो अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वो तुम देखोगे। क्योंकि मैडम को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वो कहती है वे फैमिली तुम्हारे साथ कुछ करे वो उनकी मर्जी, वो अल्फ़ा तुम्हें रखे ना रखे वो तुम्हारी मर्जी, अब तुम अपना खुद देखो, तुम्हारे पास जो है अब हमारे घर से निकलो। और वो विभूषण से कहती हैं अब तुम अपने घर जाओ, तुम जो करो तुम्हारे माँ बाप की प्रॉपर्टी, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, मैं तुम्हें अब प्रोटेक्ट नहीं करूँगी। गुस्से में आकर ऐसे विभूषण को घर से बाहर निकाल देती हैं। विभूषण एक तो प्रेग्नेंट, ऊपर से उस दिन बारिश का दिन, बहुत रोता है, बहुत रोता, अपना सामान लेता है और जाता है। विभूषण को कुछ भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कहाँ रहते थे। वो पहाड़ी वाले इलाके पर रहते थे, बट इधर से बहुत दूर है वो जगह, मतलब 1200-1400 किलोमीटर। उसे पता भी नहीं कि मैं ट्रेन लेके बस लेके कैसे जाऊंगा, क्योंकि वो उस जगह कभी गया ही नहीं, और जब टीनेज एज में था तब गया था। उसे कुछ भी पता नहीं होता, तो वो ना मतलब सड़क पे ही रहना शुरू कर देता है। सड़क पर ना एक जैसे ओमेगाज होते हैं ना, तो एक भिखारी ओमेगा का वो घर था, वो वहाँ से चला गया था छोड़ छाड़ के। वो जैसे बारिश का सीज़न था तो वो कहीं सूखे इलाके में चला गया था भीख मांगने के लिए। तो विभूषण उसी घर को अपना छप्पर समझ के वहीं पे रहना शुरू कर देता है। वो प्रेग्नेंट भी था, वो वहीं पे उसके पास जो भी पैसे थे उन्हीं से कुछ खाता था और सड़क पे रहता था। और सड़क पे उसे नहाने के लिए मिलता नहीं था, तो वो कभी कहीं किसी पब्लिक जो टॉयलेट होते हैं उनका इस्तेमाल करके नहा धो के कपड़े चेंज कर लेता था। अब डेली डेली तो मिलेगा नहीं, उसके पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, तो वो वहीं पे किसी की पेंटिंग बना के कभी कुछ करके थोड़ा पैसे कमा लेता था। ऐसे करके वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने गुजारे निकाल रहा था। कभी कभी तो उसे 2-2 दिन तक, 1-1 दिन तक खाने को नहीं मिलता था, पर वो सड़क पे ही सोता था, उसका सारा गुजारा ही सड़क पे चलता था। कहीं कभार उसे देख कर ना बहुत लोगों को तरस भी आता था, दुनिया पैसे भी दे देती थी, कहीं लोग उसका फ़ायदा उठाने की भी सोचते थे। तो विभूषण अपने पास चाकू रखता था, जिसे दिखाकर वो लोगों को डरा कर भगा देता था। वो बोल नहीं सकता था,
उसे पता ही नहीं था कि लंजा कहाँ होगा, क्या होगा। वो घर से बाहर निकला ही नहीं था, वो घर से बाहर हमेशा बॉडीगार्ड के साथ निकला, तो उसे कुछ भी अक्ल नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। एक बार लवांगची को वापस से सिटी में किसी काम से जाना था। उसके भाई के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो लेने जाने थे, जो उसका भाई गुजर गया था उससे रिलेटेड। तो जब वो कैब करके यहाँ सिटी में आया हुआ था, जब वो कैब करके जा रहा था ना, तो उसने रास्ते में देखा कि विभूषण जैसा कोई बैठा है। उसने कैब वाले को रोका। उसने कैब वाले को रोक कर पीछे की तरफ वो कैब से निकल कर आया, तो वो हैरान था कि सच में विभूषण वहाँ बैठा हुआ है। और तब विभूषण का पेट काफ़ी फूल कर बाहर आ चुका था, और अब विभूषण इस वक्त 7 मंथ प्रेग्नेंट होता है। तो लवांगची उसे देखकर एकदम हैरान रह गया था, एकदम डर गया था कि ये क्या हो गया है। वो विभूषण से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारे बाल भड़े हुए हैं, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं विभूषण, तुम अपने घर में क्यों नहीं हो। लवांगची तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। विभूषण इतने टाइम बाद ना लवांगची को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो इतना ज़्यादा रोना शुरू कर देता है ना, और लवांगची को उसकी शर्ट से पकड़ के हक करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। लवांगची भी डर जाता है, वो उसकी पीठ को सहलाता है और कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ। लवांगची मतलब विभूषण की इतनी बुरी हालत देखता है ना, वो सोचता है कि नहीं, अभी मुझे इससे कुछ नहीं पूछना। तो वो सीधा उसका सामान उठाता है, उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। विभूषण पहले डरता है, मना करता है, लेकिन फिर लवांगची उसको अपने साथ उसका सामान जो भी था बांध के ले जाता है। और उसने गाड़ी में विभूषण को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था। विभूषण इतना डर रहा था कि लवांगची कहीं जैसे उससे छोड़ के चला जाएगा ना, तो उसका सब कुछ जैसे लूट जाएगा। तो लवांगची ना उसे पकड़ता है, उसे हक करता है, उसे चुप कराता है, और फिर विभूषण ना पता नहीं क्यों अपने अल्फा के सूदिंग से फेरोमोन्स को सूंघ के ना, मतलब वो उसकी गोद में ही सो जाता है। लवांगची वहाँ जाता है, जो उसके भाई के डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्हें गैदर करता है, और वो यहाँ पर विभूषण सो रहा था ना, तो वो कैब ड्राइवर को कहता है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, मैं आपके साथ ही वापस अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। और यहाँ पर ना विभूषण जब उठता है वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो ड्राइवर भैया से पूछता है कि भाई वो लड़का कहाँ है जो मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, इशारों में पूछता है। तो ड्राइवर भैया बताता है कि वो बस आने वाला है। तभी लवांगची गाड़ी खोलकर अंदर आ गया था। लवांगची को देखते हुए विभूषण एकदम इतना पैनिक हुआ हुआ था ना, सीधा उसे हक कर लेता है और ना उसके कंधे पे से रख के रोने लगता है, क्योंकि वो बहुत डर गया था कि शायद लवांगची भी उसे छोड़ के चला जाएगा। लवांगची उसके सिर को सहलाता है, उसे शांत कराता है, और उन भैया को कहते हैं कि आप ना दोबारा से गाड़ी मोड़ लो, हम सिटी से बाहर जा रहे हैं, वापस जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। लवांगची विभूषण को पूरे रास्ते उसे पूछता है कुछ खाना है। विभूषण को भूख तो लगी थी, उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेता है उसे पेट भर के, और उसे कहता है तुम आराम करो। फिर काफ़ी घंटे लगने के बाद जब वो वापस से पहुँच के थे सिटी से बाहर, तो लवांगची ना विभूषण को गाड़ी से निकालता है, उसका सामान को लेता है और फिर अपने अपार्टमेंट में उसे लेके जाता है। तो विभूषण उससे पूछता है ये अपार्टमेंट किसका है। तब लवांगची उसे बताता है कि उसे एक बेकरी में ना शेफ़ की जॉब मिल गया है, जहाँ से उसे अच्छा खासा अर्निंग होती है, क्योंकि ये बेकरी बड़ी फेमस है और यहाँ के हेड शेफ़ की डेथ हो गई थी, तो उसे वो जॉब मिल गई है जहाँ पर वो काफ़ी सारी पेस्ट्रीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें जंक फूड बनाता है। और अब ना उसे अच्छी खासी अर्निंग मिलती है, तो उसने एक छोटा सा 1 BHK अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था। यहाँ पर विभूषण को वो साइन लैंग्वेज में मतलब बोल के ही सब चीज़ें बता देता है, क्योंकि विभूषण सुन तो सकता था। विभूषण उसे साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन करता है। फिर लवांगची उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है। लवांगची को आइडिया तो था ही, तो विभूषण हाँ कर देता है। लवांगची पूछता है कि क्या तुम्हें इसकी वजह से घर से निकाल दिया गया। विभूषण तब भी हाँ कर देता है। लवांगची को बहुत बुरा लगता है कि 7 मंथ प्रेगनेंसी में या जो भी है विभूषण को कब से निकाला हुआ है। विभूषण ने उसे कुछ नहीं बताता, उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो सड़कों पे कब से फिर रहा है। इसलिए लवांगची को बहुत बुरा लगता है कि उसके परिवार ने पहले तो उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव होते थे, और जब वो प्रेग्नेंट हुआ, जब उसे सबसे ज़्यादा परिवार की ज़रूरत थी, तब तो उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। वो ना विभूषण से बहुत प्यार करता था। वो ना जो भी उसकी सैलरी होती थी उसमें से कुछ पैसे बचा के डेली ना विभूषण के लिए कभी गर्म सॉक्स लेके आता था, कभी गर्म चप्पल लेके आता था, कभी उसके लिए नए नए क्यूट क्यूट से कपड़े लेके आता था। वो उसे बहुत प्यार से रखने लगा था, क्योंकि उसे विभूषण बहुत ज़्यादा पसंद था। और विभूषण का पेट काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था ना, तो वो लोग इंटीमेट भी नहीं होते थे, पर विभूषण का क्रेविंग तो बहुत होती थी। तो लवांगची उसे कहता था ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिटिल मॉन्स्टर जो कि तुम्हें तंग कर रहा है ना, उसे थोड़ा थोड़ा सहला कर ठीक कर देता हूँ। फिर
पहले तो वो दोनों एक दूसरे को लेकर बेड पे बहुत ज़्यादा शाये थे। लगभग एक हफ्ते तो उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी डिमांड नहीं की, सिर्फ हक करके सोते थे। पर एक हफ्ते बाद ओमेगा को थोड़ी क्रेविंग होने लगी अपने अल्फ़ा के साथ फिज़िकल होने की। वो लवांग जी को इशारों में बोलता है। लवांग जी बहुत प्यार से उसके साथ इंटीमेट होता है, जैसे पहले वो लोग वाइल्ड रोमांस वगैरह करते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत प्यार से करता है ताकि बच्चे को नुकसान ना हो, विभूषण को नुकसान ना हो। फिर वो दोनों इसी तरीके से रहने लग गए थे। पर जैसे ही विभूषण को 8 मंथ प्रेगनेंसी का चढ़ा ना, तो डॉक्टर ने लवंग जी को साफ कह दिया था कि 8 और 9 मंथ में कुछ मत करना, क्योंकि बच्चे का जो सिर होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। तो अगर तुम कुछ करोगे ना, इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, कल को उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो लवंग जी इस चीज़ को मान जाता है। विभूषण को क्रेविंग भी होती थी ना, तो वो बस अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से विभूषण को संतुष्ट करने की कोशिश करता था। ऐसे ही करते करते एक बार ना 9 मंथ हो गए थे, विभूषण की डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, और वो ना खड़े खड़े आज ऐसे ही लवांग जी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना रहा था। लवांग जी हालांकि उसे डांटता था, मना करता था कि नहीं कुछ काम नहीं करना है, पर विभूषण से ना रुका नहीं जाता। वो उसके लिए कुछ बनाता है, लेकिन अचानक से ना उसका जो मतलब बैग था ना, वाटर बैग, वो ब्रेक हो जाता है और अचानक से बहुत सारा फ्लूइड आकर ज़मीन पे गिर जाता है। फिर धीमे धीमे ब्लड भी आने लगता है। विभूषण घबरा जाता है, लवंग जी भी घबरा जाता है। बाहर जब वो देखते हैं तो आंधी तूफान और कम से कम गोडों गोडों तक पानी भरा हुआ है। अब विभूषण घबराता है कि भाई एम्बुलेंस भी बुलाओ, तो एम्बुलेंस तो आ नहीं पाएगी बाहर इमरजेंसी में। लवंग जी पूरी कोशिश करता है, लवंग जी कितने सारे हॉस्पिटलों को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस बुलाता है, पर गलती से क्या हुआ था, एक जगह का खंभा टूट गया था। अब खंभा टूटा बिजली का, तो बिजली की सारी तारें पानी के अंदर थी, तो उस एरिया से कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी उस एरिया में जाएगा उन्हें करंट लगेगा और मर जाएंगे, जिसकी वजह से उस एरिए के मतलब आगे तक के एरिया पे कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि करंट की वजह से मौत हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल फिर वहाँ की बिजली काटनी पड़ी, क्योंकि जैसे तैसे करके, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे उस पानी से, जितने घर कनेक्टेड होंगे वहाँ पे करंट आना शुरू हो जाएगा। तो जो बिजली विभाग था उन्होंने फटाफट से बिजली वहाँ की काट दी। अब लवांग जी को और दिक्कत कि एक तो लाइट नहीं, सब कुछ। लवांग जी पहले तो सारे घर में मोमबत्ती ढूंढता है, मोमबत्ती लगाता है, और फिर वो विभूषण दर्द से करा रहा था, रो रहा था, क्योंकि अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर लवांग जी खुद ही घर में विभूषण की डिलीवरी कराता है। विभूषण को बहुत दर्द हो रहा था, मतलब उसकी आंखों से धड़ा धड़ा आंसू निकलते हैं, लेकिन लवांग जी उसे हौसला रखने के लिए कहता है, एक चादर लाता है, एक गर्म टॉवल लेकर आता है, पानी लेकर आता है, और वो विभूषण को पूरा हौसला देता है। विभूषण बड़ी मुश्किल से ज़ोर लगाकर अपनी नॉर्मल डिलीवरी घर में ही करता है, और फिर अपने कोड को, बच्चे की जो पेट की जो कोड होती है उसे, जो कनेक्टेड होती है, उसे काट कर फिर अपना प्लेसेंटा भी निकाल देता है। लवांग जी उसकी फुल मदद करता है। लवांग जी ने पहले ही फ़ोन पर कैसे डिलीवरी कराते हैं सब चीज़ें देखी थी, इंस्ट्रक्शन देखी थी। फिर वो बच्चे को भी साफ करता है। विभूषण तो डिलीवरी करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था कि वो तो कुछ देर के लिए सो गया था। फिर लवांग जी जो विभूषण की बॉडी थी ना, उसे भी धीमे धीमे अंदर से गर्म कपड़े से क्लीन करता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद बच्चे को दूध पिलाना होगा। और विभूषण तो जब बच्चे होने के लिए ज़ोर लगा रहा था, तो उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वो विभूषण को भी क्लीन करके, बच्चे को भी क्लीन करके, विभूषण को भी मतलब एक तरह से डायपर सा पहनाता है, ताकि ब्लीडिंग उसकी जैसे तैसे रुक जाए। और विभूषण को गाउन ही उसने पहना के रखा हुआ था। उसके बाद सब कुछ क्लीन करने के बाद ना बेचारा खुद से ही बहुत थक जाता है लवांग जी। फिर वो विभूषण को उठाता है, विभूषण को देता है बच्चा। विभूषण जब अपना बच्चा अपने हाथ में देखता है ना, वो इतना इमोशनल हो जाता है ना, वो बहुत रोता है। और फिर वो बच्चा जैसे ही उसकी गोद में आया, बच्चा रोने लगा। बच्चा उसकी जो चेस्ट थी उसके पास ऐसे जैसे कुछ पीने के इशारे करने लगा, तो विभूषण तुरंत ही लवांग जी की तरफ देखता है। लवांग जी कहता है कि वो तुम्हारी फीडिंग के लिए बोल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। विभूषण तो पहले शर्माता है, लेकिन लवांग जी उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और लवांग जी यहाँ पर विभूषण की हेल्प करता है बेबी को फीड कराने के लिए। विभूषण पहले तो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, बहुत शर्माता है, लेकिन धीमे धीमे लवांग जी उसे फीड कराने में मदद करता है। विभूषण को पहले तो बड़ा अजीब लगता है, गुदगुदी सी होती है, लेकिन फिर उसे आदत थी। फिर लवांग जी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा कि क्या मैं इसका नामकरण कर सकता हूँ। विभूषण ने कहा ऑफ कोर्स, मतलब इशारों में बोला।
तो लवांग जी ने तुरंत ही कहा ये हमारा बेटा होगा लेन युआन, चाहता हूँ इसका नाम हम लेन युआन रखें। युआन ना मेरी जो ग्रैंड माँ थी उनका भी नाम था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नाम भी युआन रखूँ। तो यहाँ पर विभूषण मुस्कुराता है और कहता है ठीक है जैसे तुम्हें रखना है, मतलब वो इशारों में बोलता है। लवांग जी थोड़ा खुश होता है और विभूषण के सिर पे माथे पे किस करता है। और फिर वो लोग काफ़ी घंटों बाद ना, जब बारिश रुक गई थी, पानी भी सारी जगह थोड़ा निकलना शुरू हो गया था, तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, कुछ डॉक्टर्स को घर में बुलाया जो इमरजेंसी के थे। तो यहाँ पर वो सारे आकर विभूषण का चेकअप करते हैं घर में ही कि सब कुछ ठीक है ना, उसका ब्लड लेवल कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लड कम होने की वजह से कल को उसे पैरालिसिस हो जाए या एकदम से उसे अटैक पड़े वो ख़त्म हो जाए कुछ भी। लेकिन विभूषण एकदम नॉर्मल था। पूरी टीम उसे चेक करके जाती है, जो भी 3-4 बंदों की आई थी उसका अच्छे से सारे सैंपल लेके चले गए थे, और उसकी जो इंजरी थी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान की, वो भी चेक करके गए थे कि मतलब इंजरी जो थोड़ी बहुत हुई है वो हील हो जाएगी या नहीं होगी। अब लवांग जी और विभूषण ने बच्चे को जो भी इम्पोर्टेंट टीके वगैरह लगने थे वो भी लगवा लिए थे, और बच्चे को क्लीन वगैरह भी ढंग से डॉक्टरों ने कर दिया था, क्योंकि लवांग जी ने जो किया था अच्छे से कर रहा था अपनी तरीके से, बट वो प्रोफेशनल नहीं था। तो जो नर्स वगैरह आई थी उन्होंने बच्चे को अच्छे से साफ कर दिया था, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी बहुत सारी फ्लूइड की बहुत सारी परतें होती हैं, तो वो साफ़ करनी होती हैं, धीरे धीरे हाथ से हटानी होती हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन ना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट थी इसलिए। और विभूषण इतना ज़्यादा अच्छा था ना, उसे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपने घर वालों को बहुत मिस करते हैं कि काश यहाँ पर जंगछा होता, शिजे होती, शिजे के बच्चे होते, मैडम यू होती जो कि उसकी मासी थी, और जियांग फैमिया होते जो कि उसके मास्टर लगते थे, उसके अंकल थे। काश वो लोग यहाँ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब खैर कोई भी नहीं है तो वो बेचारा क्या ही करे। वो लवांग जी के साथ रहना शुरू कर चुका था, दोनों इंटीमेट तो हुए थे, पर आज दिन तक दोनों ने एक दूसरे से आई लव यू नहीं कहा था। तो एक दिन विभूषण सोचता है कि वो ना आज लवांग जी को प्रपोज करेगा। लवांग जी फिलहाल के लिए विभूषण के साथ रहता था, और उसने 1 महीने की छुट्टी ली हुई थी, और 1 महीने बाद उसने अपना जो शेफ़ का काम था वो ज्वाइन कर लिया था वापस से, उस बेकरी में जाने लग गया था। और लवांग जी के लिए विभूषण ना एक दिन पूरा घर मतलब छोटी मोटी चीज़ों से डेकोरेट करता है, और वहाँ पर ना फ्लावर से आई लव यू लिखवाता है, क्योंकि विभूषण आसपास के लोगों से बातचीत करके कुछ ना कुछ मंगवा लिया करता था। पड़ोस की एक आंटी थी, वैन आंटी, वो बहुत अच्छी थी, उनसे कह के कुछ ना कुछ बाज़ार से मंगवा लेता था, क्योंकि वो लंजा और विभूषण को ना अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी, क्योंकि उन आंटी के जो बच्चे थे ना वो फ़ॉरेन में रहते थे, इसलिए वो लवांग जी और विभूषण को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, उनका सामान ले आया करती थी। विभूषण के बच्चे के लिए भी कभी कभी अपने लिए कुछ लाती थी तो उसके बच्चे के लिए ज़रूर लेके आती थी, और साथ में उन्हें ये भी पता था कि इन दोनों बच्चों के ना पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो वो इन बच्चों के लिए ना बहुत कुछ करती थी, जैसे लवांग जी और विभूषण के लिए। और विभूषण उनसे मदद करवा कर आई लव यू और प्रपोज के लिए लवांग जी से पूछता है। विभूषण के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, तो उसने आंटी से नकली वाली रिंग ही मंगवा ली थी कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम गोल्ड पहने, प्लेटिनम पहने, चांदी पहने या नकली पहने, शादी तो होगी ना। तो यहाँ पर वो 2 प्रपोज वाली रिंग रखता है कि वो लवांग जी एक दूसरे को देंगे। तो लवांग जी जैसे ही रात में थका हारा घर आता है ना, वो देखता है कि यहाँ पे ना कैंडल से पूरा घर सजा हुआ है, रोज़ पेटल्स लगे हुए हैं, और वहाँ पे आई लव यू लिखा हुआ है, और वहाँ पे ना 2 रिंग्स पड़ी हैं। तो लवांग जी समझ गया था कि ये रिंग ना मतलब लोकल है, तो वो विभूषण की तरफ देखता है जो कि अपने बाजू में ना बेबी लेके आया होता है। तो वो कहता है कि इशारों में आई लव यू। लवांग जी उसे देखता है, उसके पास आता है, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है आई लव यू टू, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। विभूषण उसे मुस्कुराते हुए हाँ करता है। लवांग जी मुस्कुराता है और कहता है कि चलो फिर शादी करते हैं। वो तुरंत ही उन रिंग्स को निकालता है और विभूषण के हाथ में पहना देता है, और कहता है कि मैं तुम्हें जब भी तुम खुश रहो, बुरे हालत में रहो, बीमार रहो, सही रहो, हर हालत में मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम्हें भी मुझे अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार हो। विभूषण भी सिर हिला के हाँ करता है। तो लवांग जी को वो रिंग पहना देता है, और दोनों ऐसे छोटी सी मतलब छोटी सी सेरेमनी करते हैं, आपस में ही खुश होते हैं। फिर लवांग जी और विभूषण आगे चल के सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और एक दूसरे से शादी के लिए दरख्वास्त कर देते हैं। यहाँ पर उन लोगों की चीज़ों को जो मजिस्ट्रेट थे वो कबूल कर लेते हैं। फिर एक दिन लवांग जी और विभूषण जो थे ना,
मतलब उनका बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ता है तो उन्हें ना बच्चे के इलाज के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो छोटी छोटी बातों पे उन्हें लूज़ मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं, कभी कभी खाना हजम नहीं होता है और कभी कभी उन्हें बुखार आ जाता है। तो यहाँ पर ना उनके बच्चे को खाना हजम नहीं हो रहा था, तो विभूषण और लवंग जी बहुत चिंतित हो गए, उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो वहाँ पर ना खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और लवंग जी की सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतना खर्चा अफोर्ड कर सके। उन्होंने गलती से बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसे डाल दिया था, जिसकी वजह से खर्चा भी ज़्यादा आ रहा था। फिर विभूषण को याद आता है कि उसके पास ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने पेरेंट्स, अपने मतलब अंकल आंटी को बेच दे। विभूषण ना तब लवंग जी से कह के फ़ोन मिलवाता है अपने अंकल को, अपने ताऊ चाचा को, और वो उन्हें कहता है कि वो बड़े सस्ते में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। अगर वो लोग ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं, और अगर नहीं ख़रीदना चाहते तो वो बाहर वाले लोगों को अच्छे बड़े दाम पे प्रॉपर्टी को बेच देगा। उसके ताऊ चाचा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि विभूषण ना लगभग 10% की छूट देकर, या ये लगा लो 20% की छूट देकर प्रॉपर्टी को बेच रहा था। तो वो तुरंत ही विभूषण को पैसा देते हैं और उसकी जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी वो उससे ख़रीद लेते हैं। विभूषण को पैसे मिल जाते हैं। विभूषण ने उन्हीं पैसों से अपने बेटे का इलाज कराया। जो बच गए थे पैसे उसने उसी बिल्डिंग में जहाँ वो रहता था, उसी बिल्डिंग में और भी फ्लैट्स थे जो कि 2 BHK 3 BHK थे, तो उसने वहीं पे 3 BHK का फ्लैट ले लिया था उसी बिल्डिंग में जहाँ पे वो आंटी के साथ रहते थे। और आंटी बहन उनकी पड़ोसी अभी भी थी, क्योंकि आंटी बहन जो थी मतलब पड़ोसी नहीं थी, पर हाँ उनकी बिल्डिंग की ज़रूर थी, तो वो उनसे मिलने भी आ जाया करती थी। और तीनों ना बहुत खुशी से रह भी रहे थे। फिर विभूषण ने लवंग जी को कहा कि कुछ पैसे बच गए हैं, तुम मुझसे आगे का कोर्स कर लो। लवंग जी ने विभूषण से कहा कि मैं क्यों करूं, तुम कोर्स करो, तुम्हारा पैसा है। लेकिन विभूषण उससे कहता है नहीं, तुमने अपनी शेफ़ की नौकरी छोड़ी है, मेरी वजह से तुम काफ़ी कुछ स्ट्रगल करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इसका शेफ़ कैसे पेस्ट्रीज़ बनाते हैं और बाकी चीज़ बनाते हैं इसका पूरा कोर्स करो। वो लवंग जी को पैसे देकर उसे 1-2 साल का प्रॉपर कोर्स करवाता है, जहाँ पर लवंग जी जल्दी घर आ जाया करता था, कोर्स करता था और विभूषण की भी पूरी देख रेख करता था। और फिर लवंग जी को एक अच्छे 5 स्टार होटल में शेफ़ की जॉब मिल गई थी, क्योंकि अब उसके पर प्रोफेशनल डिग्री थी। और यहाँ पर वो बहुत खुश रहते हैं दोनों के दोनों। फिर वो दोनों ना अब असली की शादी करते हैं, जहाँ पर विभूषण ने अपनी वे फैमिली, अपने ताऊ चाचा को भी बुलाया था, जियांग्स को भी बुलाया था। लवंग जी ने जो उसके कज़न्स थे, जिंगी और बाकी के जो उसके कज़न होते थे, उसके चाचा के बच्चे होते थे, उन सबको बुलाया था, क्योंकि लवंग जी की फैमिली तो ख़त्म हो गई थी पर उसके चाचा की फैमिली अभी भी थी। तो यहाँ पर वो सभी के बीच में ना शादी करते हैं। यहाँ तक कि जियांग्स फैमिली तो गुस्से में थी। जंगछा और उसकी वाइफ ज़रूर आते हैं शादी में, और जियांग फैमिली भी, पर मैडम ये बहुत गुस्से में थी तो वो तो नहीं आती। लेकिन जियांग याली भी आई थी, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ आई हुई थी। और इस शादी में जो चिरन की फैमिली थी, जहाँ पर चिरन, उनकी वाइफ, उनका बेटा जिंगी, वो भी आते हैं, इस शादी को पूरी को अटेंड करते हैं, जहाँ पर ग्रैनी वैन भी थी। और फिर सभी के सामने लवंग जी जो है वो विभूषण से शादी करता है, विभूषण को अपनाता है। विभूषण के चाचा था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें प्रॉपर्टी के चक्कर में विभूषण को मरवाने की तो ज़रूरत थी नहीं, तो उन लोगों को विभूषण की खुशियों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो विभूषण को तोहफे में ना, मतलब विभूषण के बेटे के लिए तोहफे में बल्कि गोल्ड के सामान भी लेकर आए थे, क्योंकि अब उन्हें इतना लालच नहीं था। हालांकि जब वो लोग बहुत यंग एज में थे और विभूषण के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तब उन्हें बहुत ज़्यादा लालच होता था। पर धीरे धीरे जब उनकी फैमिलियाँ बढ़ने लगी, वो भी चीज़ें समझने लगे कि नहीं यार, लालच बुरी बला होती है। क्योंकि जिस तरह से वो विभूषण को मारने के लिए लालच दिखा रहे थे ना, तो जो उसके चाचा थे उनके घर में जब उनका बेटा बड़ा हुआ, उसने शादी की, तो दिक्कत ये आई थी कि उनका जो बेटा था ना, उसके घर जो बच्चा हुआ वो हैंडीकैप हुआ। और ऐसे ही जो उसके ताऊ जी थे ना, उनके बेटे भरी जवानी में गुजर गए थे, मतलब एक बेटा गुजर गया था, जिसके बाद उन्हें समझ में आ गया था कि कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए, वरना ऊपर वाला देख रहा होता है। तो वो लोग ना मिलकर विभूषण को ब्लेसिंग देते हैं, खुश होते हैं। और यहाँ पर ना हमारा प्यारा सा लैनीवन भी काफ़ी बड़ा हो गया था। वो इतना खुश होता है ना अपने मम्मी पापा की शादी में, वो पूरे टाइम ना
कहीं गुब्बारे फोड़ रहा होता है, कभी फूल फैला रहा होता है, सब कर रहा होता है। और वो इतना खुश होता है ना कि आज मेरे पेरेंट्स की शादी है। वो सबको पकड़ पकड़ के कहता है आज मेरे मम्मा पापा की शादी है, आज मेरे मम्मा पापा की शादी है। इतना क्यूट था ना वो, इतना क्यूट कि उसे अपनी गोद में ले लेके जिंदगी घूम रहा था हर जगह। अब धीमे धीमे ना सारे गेस्ट शादी को अटेंड करते हैं, खाना खाते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विभूषण को एक चीज़ बुरा लगा था कि काश मैडम यू भी यहाँ थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा है। वो मैडम यू को ना मैसेज भी करता है। मैडम यू उसका मैसेज पढ़ के ना उन्हें बहुत ऐसे रोना आता है। मतलब वो अपनी बहन की फ़ोटो के सामने बैठती हैं और बहुत रोती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका साथ देना चाहिए था, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। बट उनके अंदर ना हिम्मत नहीं हो रही थी विभूषण को फेस करने की। दुनिया के सामने तो वो ये दिखा रही थी मैं गुस्सा हूँ, पर उस वक्त वो बहुत रोती हैं। फिर वो सोचती हैं कि चल कोई बात नहीं, अगली बार कभी बच्चे वगैरह का बर्थडे होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। शादी होने के रात के समय लवांग जी और विभूषण अपने घर में आते हैं और लवांग जी के जो साथ काम करते थे वहाँ पे उसके साथ ना एक कपल काम करते थे 5 स्टार में ही, जिसमें शुयंग जो था वो मैनेजर की पोस्ट पे था और जो शाओशन चंग था ना वो एक ओमेगा था, वो वहाँ पे एज अ बेकरी में शेफ़ का काम करता था, जो कि लवांग जी के साथ ही पेस्ट्रीज़ बनाने में उसकी मदद किया करता था और बहुत सारी चीज़ों में उसकी मदद किया करता था। तो यहाँ पर वो लोग आते हैं और वो लोग उसके पड़ोसी ही थे। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज लेन्युअन को हम अपने पास रख लेंगे, उनके भी ऑलरेडी 2 बच्चे होते हैं। तो वो लेन्युअन को अपने साथ ले जाते हैं। लवांग जी तुरंत ही अपने घर का गेट बंद करता है, विभूषण को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर दोनों घमासान तरीके से पूरे कमरे को तहस नहस करते हुए हर जगह रोमांस करते हैं। और लवांग जी इस बार भी प्रिकॉशन का इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से विभूषण डर रहा था कि दोबारा वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, और जो उसका डर होता है ना वो बिल्कुल सच हो जाता है। और उसके बाद अपनी शादी के लगभग सीधा 9 महीने बाद विभूषण अपने ट्विंस बच्चों को जन्म देता है। इस बार तो उसकी जन्म देते हुए हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो गई थी, क्योंकि उसको ट्विंस बच्चों को जन्म देना पड़ा था। हालांकि इस बार ऐसी कुछ नहीं था कि बारिश की वजह से उसे घर में जन्म देना पड़ा, उसने हॉस्पिटल में ही दिया था। लेकिन ट्विंस बच्चों को जन्म देना इतना आसान भी नहीं होता। उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी प्रेगनेंसी में, उसे खाना नहीं मिलता था, मतलब खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि वो खा ही नहीं पाता था। उसे फूड की स्मेल इरिटेट करने लग गई थी, उसे कुछ भी पचता नहीं था। और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, ऐसे मत बैठो, वैसे मत उठो, ज़रा सा खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता था कि मिसकैरेज ना हो जाए। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सहकर उसने 2 प्यारी सी ओमेगा बच्चियों को जन्म दिया था। और लवांग जी और वो एक खुशी वाली लाइफ जी रहे थे। लवांग जी ने विभूषण से काफ़ी बार पूछा कि क्या तुम जॉब करना चाहोगे, तुम मेरे लिए और बच्चों के लिए करियर सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। लेकिन विभूषण ने कहा कि नहीं, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मुझे घर में रहना पसंद है। वो इसे इशारों में बताता था कि मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे घर में तुम्हारा इंतज़ार करना पसंद है, तुम्हारे लिए चीज़ें करना पसंद है, बच्चों के लिए चीज़ें करना पसंद है, और मुझे घर में रहना पसंद है, मतलब ये मेरी चॉइस है। तो वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि विभूषण जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, और वांग जी उसे सपोर्ट करता है। अगर वो जॉब करना चाहेगा तब भी वो उसे सपोर्ट करेगा, और नहीं करना चाहेगा तब भी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आई होप मैंने गुलाबो तुम्हारी दी गई स्टोरी को जस्टिस किया हो। मैं इसे और भी बड़ा बना सकती थी, बट मैं इसे फालतू का खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अपनी स्टोरीज़ को छोटा रखती हूँ। तो आई होप मैंने आप लोगों को निराश ना किया हो। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।